28 मई 1989 3:15 पर बलूचिस्तान के डिस्ट्रिक्ट चागी के मुकाम पर पाकिस्तान ने 5 एटमी धमाके किए। इंटरनेशनल प्रेशर को अब्जॉर्ब करते हुए पाकिस्तान ने एटमी धमाके तो किए, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान में एक क्रेडिट ट्रैकिंग रेस शुरू हो गई। पाकिस्तान को एटॉमिक पावर बनने में 20 साल से भी ज्यादा अरसा लगा। इस 20 साल के अरसे में क्या क्या हुआ? पाकिस्तान कैसे एक वीक इकोनॉमी से एक एटॉमिक पावर बना? यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन के मुताबिक पाकिस्तान पर सख्त सैंक्शन लगने वाले थे, लेकिन क्यों इस रेजोल्यूशन पर वोटिंग तक नहीं हुई? कहानी आसान है लेकिन इतनी मुख्तसर नहीं। मैं हूं दानिश्वर और आज की वीडियो में हम यही सब समझेंगे। समझने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। तो लेट्स समझते हैं। अगर पाकिस्तान की हिस्ट्री को पीछे देखा जाए तो पाकिस्तान ने शुरू में नॉन न्यूक्लियर वेपन पॉलिसी अपनाई थी। 1953 में पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर जफरुल्लाह खान ने भी स्टेटमेंट दिया था कि पाकिस्तान की न्यूक्लियर डिवाइस की तरफ कोई इरादा नहीं है, लेकिन जाहिर सी बात है उस वक्त पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी और उस वीक इकोनॉमी के साथ एक एटॉमिक पावर के ख्वाब देखना एक बेतुका सी बात थी। लेकिन पाकिस्तान को एक खतरा सा जरूर था, क्योंकि फॉर्मेशन के सिर्फ एक साल बाद 1948 में पाकिस्तान और इंडिया को कश्मीर की इशू को लेकर जंग हुई थी। कश्मीर की इशू अभी भी अनसॉल्व थी और ऐसा प्रेडिक्ट किया जा रहा था कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कभी भी जंग हो सकती है। तो इसी बात को दिल में रखते हुए 1965 में पाकिस्तान ने एटॉमिक एनर्जी कमीशन बनाई थी। उस वक्त पाकिस्तान के इकोनॉमिक एक्टिविटीज दुनिया से छुप के हो रही थी। इस कमीशन के पहले चेयरमैन डॉक्टर नजीर अहमद ने पाकिस्तान एटॉमिक बम के लिए एक प्रपोजल पेश किया था 1960 में, लेकिन 1956 से 1970 तक पाकिस्तान नॉन वेपन पॉलिसी के साथ जुड़ा रहा। लेकिन ये शायद दुनिया को दिखाने के लिए थी, क्योंकि बाद में बहुत से पॉलिटिशियन ने क्लेम किया कि पाकिस्तान की न्यूक्लियर एक्टिविटी 1965 में ही शुरू हो गई थी। पाकिस्तान की न्यूक्लियर एक्टिविटीज़ को बूस्ट करने में इंडिया ने हमेशा से अहम किरदार अदा किया है। लेकिन एक बार फिर जब 1965 में इंडिया और पाकिस्तान की वार हुई तो पाकिस्तान ने अपनी सिक्योरिटी को सीरियस लेते हुए इस बार पे गौर करना शुरू कर दिया। उस वक्त के फॉरेन मिनिस्टर जुल्फ़िकार अली भट्टू और न्यूक्लियर साइंटिस्ट मुनीर अहमद ने अयूब खान के साथ 10 दिसंबर को मीटिंग की। मुनीर खान ने इस मीटिंग में अयूब खान को बताया कि पाकिस्तान को न्यूक्लियर वेपन की तरफ जाना चाहिए, पाकिस्तान को न्यूक्लियर पार्ट्स अरेंज करने होंगे जी, इस पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है और इंडिया भी इसी तरह न्यूक्लियर वेपन की तरफ बढ़ रहा है। मुनीर खान ने सारे कैलकुलेशन के बाद बताया कि पाकिस्तान को एटॉमिक पावर बनने में 150 मिलियन खर्च करने होंगे। तो ये अमाउंट सुनते हुए अयूब खान ने कहा कि पाकिस्तान अभी तक इतना अमीर नहीं हुआ है, वो इतने पैसे खर्च नहीं कर सकते, लेकिन अगर पाकिस्तान को कभी भी न्यूक्लियर डिवाइस की ज़रूरत पड़ी तो वो कहीं से भी अरेंज कर सकता है। उसके कुछ साल बाद जब मुल्क में हालात बदल चुके थे, अयूब खान की हुकूमत ख़त्म हो चुकी थी और सारी पॉलिसीज़ अब जुल्फ़िकार अली भट्टू के हाथ में थी। तो ऐसे में एक बार फिर से इंडिया ने पाकिस्तान की न्यूक्लियर एक्टिविटीज़ को बूस्ट करने में एक अहम किरदार अदा किया। 18 मई 1974 को इंडिया ने अपना पहला सक्सेसफुल एटॉमिक न्यूक्लियर टेस्ट द स्माइलिंग बुद्धा किया, जिसके लाजमी है पाकिस्तान पे इम्पैक्ट होने थे और पाकिस्तान ने अपनी न्यूक्लियर एक्टिविटीज़ और भी तेज कर दी। भट्टू इससे पहले क्लियर कर चुका था, अगर इंडिया न्यूक्लियर वेपन की तरफ बढ़ता है तो हम घास खाएंगे, पत्ते खाएंगे, भूखे रहेंगे, लेकिन अपना न्यूक्लियर वेपन ज़रूर बनाएंगे। तो भट्टू ने न्यूक्लियर वेपन डेवलप करने के लिए डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को पाकिस्तान बुलाया और कहोटा में एक रिसर्च लैब पर न्यूक्लियर वेपन बनाने में काम शुरू किया। इस लैब को एक अलग स्टेटस भी दिया गया और एक प्रोजेक्ट पर काम शुरू हो गया, प्रोजेक्ट 706। दुनिया की नज़रों से छुपकर पावर प्लांट्स पर तेजी से काम जारी था कि ऐसे में जर्मनी ने 1976 में यूरेनियम देने से इनकार कर दिया। पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम्स अभी ख़त्म नहीं हुए थे, अभी और भी मसले आने थे। लेकिन सबसे अच्छी बात यह थी कि पाकिस्तान तब तक पंजाब में यूरेनियम के ज़खायर दरियाफ्त कर चुका था। 23 दिसंबर 1974 को कनाडा ने कराची पावर प्लांट के लिए सप्लाई बंद कर दी और उसके बाद 15 जून 1978 को फ्रांस ने भी सप्लाई स्टॉप कर दी। ये टेंशन वाली बात तो थी, लेकिन तब तक पाकिस्तान अपना न्यूक्लियर फ्यूल साइकिल डेवलप कर चुका था और इससे आगे का काम अपनी मदद आपके तहत होना था। न्यूक्लियर वेपन पर काम जारी था। पाकिस्तान एक एटॉमिक पावर से कुछ स्टेप के फासले पर था, लेकिन ऐसे में 5 जुलाई 1977 को ज़ियाउल हक ने भट्टू की हुकूमत ख़त्म कर दी। मिस्टर भुट्टो की हुकूमत ख़त्म हो चुकी है, सारे मुल्क में माशाल्लाह नाफिज कर दिया गया है, कौमी और सूबाई असम्बलियाँ तोड़ दी गई हैं। अब भट्टू की हुकूमत ख़त्म होते ही और ज़ियाउल हक का इक़्तिदार संभालते हुए लोगों के दिमाग में बहुत से ख्याल आता है कि इस न्यूक्लियर प्रोग्राम का क्या होगा। लेकिन अच्छी बात यह थी कि ज़ियाउल हक ने कभी भी न्यूक्लियर प्रोग्राम के रास्ते में आने की कोशिश नहीं की, बल्कि इस प्रोग्राम को सपोर्ट किया। ये सब कुछ अपने हिसाब से चलता रहा और बिलाखिर 11 मार्च 1983 को पाकिस्तान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट ने करियाना के मुकाम पर करियाना 1 के नाम से एक कोल्ड न्यूक्लियर टेस्ट किया। 1983 से 1990 तक पाकिस्तान 24 कोल्ड टेस्ट कर चुका था। 1984 तक पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन बिल्कुल तैयार
तैयार था, लेकिन सिर्फ मौके की इंतज़ार थी। लेकिन बिलाखिर वो मौका भी आ गया। इंडिया ने एक बार फिर से पाकिस्तान की न्यूक्लियर एक्टिविटीज़ को बूस्ट करने में पाकिस्तान की मदद की। 11 मई 1998 को इंडिया के प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक स्टेटमेंट दिया कि इंडिया न्यूक्लियर टेस्ट करने वाला है। अब ये दुनिया को हैरान करने वाली बात थी और पाकिस्तान को सोचने वाली। लेकिन इसके जवाब में पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर गौहर अयूब ने भी कह दिया कि हम इंडिया को जवाब देने के लिए तैयार हैं। गौहर अयूब ने तो आसानी से कह दिया, लेकिन पाकिस्तान के इंटरनल सिचुएशन कुछ और ही थी। नवाज शरीफ और उसके कैबिनेट के मेंबर कोई भी न्यूक्लियर टेस्ट के लिए तैयार नहीं था। लेकिन इसमें उसकी भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि नवाज शरीफ पर इंटरनेशनल प्रेशर बहुत ज़्यादा था। यूएन के तमाम कंट्रीज़ ने पाकिस्तान को प्रेशराइज करके रखा हुआ था और उस वक्त ये धमकियाँ भी दी जा रही थी कि पाकिस्तान पर बहुत सख्त सैंक्शंस लगेंगे। I have made it clear to the leaders of Pakistan that we have no choice but to impose sanctions pursuant to the Glenn Amendment. पाकिस्तान के न्यूक्लियर टेस्ट को रोकने के लिए यूएन के सिक्योरिटी काउंसिल ने एक रेजोल्यूशन भी पास करने का फैसला किया कि अगर कोई मुल्क न्यूक्लियर टेस्ट करता है तो उस पर बहुत सख्त पाबंदियां लगेगी, जिससे कि इससे पहले इराक पर लगी थी। इसका सीधा साधा मतलब ये था कि पाकिस्तान को ट्रैप किया जाएगा, पाकिस्तान को बिल्कुल अकेला कर दिया जाएगा, इसकी बाहर की कंट्रीज के साथ कोई रिलेशंस नहीं होगी और ना ही ट्रेड। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो पाकिस्तान के अंदरूनी सूरत-ए-हाल कुछ और थी। लोग सड़कों पर निकल चुके थे, पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स ने स्लोगन बनाए रखे थे और नवाज शरीफ को प्रेशराइज किया जा रहा था कि न्यूक्लियर धमाके कर दीजिए। बेनज़ीर भुट्टो ने उस वक्त कह दिया था कि नवाज शरीफ जनरल नियाजी बनकर हथियार न डाले। इमरान खान ने भी उस वक्त कहा था कि रोटी सूखी खाएंगे, एटम बम बनाएंगे। ऐसे में पूरी कौम के जज्बात उभर चुके थे और पूरी मुल्क में एक ही नारा था कि मियां साहब धमाके कर दीजिए वरना कौम आपका धमाका कर देगी। लेकिन ऐसे में चाइना का किरदार बहुत ज़रूरी और अहम था। इंडिया और चाइना के दरमियान बढ़ती हुई टेंशन की वजह से चाइना ने इस रेजोल्यूशन को वोट तक नहीं किया और ये रेजोल्यूशन कभी पास ही नहीं हुई। तो पाकिस्तान के लिए एक रास्ता खुल गया और नवाज शरीफ बिल आखिर न्यूक्लियर टेस्ट के लिए राजी हो गए। 19 मई तक 410 साइंटिस्ट की टीम चागी पहुंच चुकी थी। 24 मई तक न्यूक्लियर डिवाइस सेट कर चुके थे और 26 मई तक जगह को मुकम्मल सील कर दिया गया था। 28 मई तक सब कुछ रेडी था और बटन दबाने की जिम्मेदारी मोहम्मद अरशद को सौंप दी गई थी। 3:15 पर मोहम्मद अरशद ने बटन दबाया और बटन दबाने से लेकर पहाड़ तक इस 30 सेकंड के सफर के बाद पाकिस्तान एक एटॉमिक पावर बन चुका था। हर तरफ अल्लाह अकबर के नारे गूंज रहे थे और पाकिस्तान अब दुनिया के आंखों में आंखें डाल सकता था। पाकिस्तान एटॉमिक पावर तो बन चुका था, लेकिन इसके लिए सफर आसान नहीं था। पाकिस्तान ने दुनिया के प्रेशर को कैसे हैंडल किया, अमेरिकन सैंक्शंस को कैसे हैंडल किया, अपनी वीक इकोनॉमी को कैसे संभाली, वो सब हम अगली वीडियोस में समझें। तो तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।